नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हम छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इसकी चर्चा कल से शुरू कर चुके हैं। कल हमने 4 सीटों पर बात की थी, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और कोरबा। ये उत्तर के हिस्से की 4 सीटों पर हमने बात की। शशांक तिवारी, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने और मैंने कल इन 4 सीटों पर आपके सामने अपना अंदाज रखा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किन उम्मीदवारों पर सुगबुगाहट चल रही है। अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो बनाए गए हैं, राजेश पायलट, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके बेटे सचिन पायलट, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो उनका दौरा कल से यहाँ शुरू हुआ है। वो आज भी बैठकें ले रहे हैं। अभी भी उनकी कुछ नामों पर चर्चा होगी लोगों से। इस बीच में हम 11 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, इनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। 4 सीटों पर हमने कल बात की थी, हम आगे आज बढ़ रहे हैं। आज हम शशांक बिलासपुर से बात शुरू करते हैं जी। ठीक है जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण। वहाँ पर हाई कोर्ट है, जो कि राजधानी से अलग रहता है कई प्रदेशों में। तो छत्तीसगढ़ में वो बिलासपुर में है। बिलासपुर का राजनीतिक इतिहास भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के नतीजे मेरे सामने हैं, कुछ एक पुराने, उनको मैं पढ़ना चाहूँगा। राज्य बनने के बाद 2004 से अगर हम देखें तो यहाँ डॉक्टर बसंत पाहरे, ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे 2004 के चुनाव में, और पुन्नूलाल मोहिले, ये भाजपा के कैंडिडेट थे। पुन्नूलाल मोहिले 81,000 वोटों से जीते थे, 81,000 से। अगला चुनाव हुआ, दोनों ही कैंडिडेट बदल गए 2009 में। कांग्रेस के भी बदल गए, भाजपा के भी बदल गए। कांग्रेस से रेणु जोगी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, जो कि पिछले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी थी, रेणु जोगी। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा बिलासपुर से। और वहाँ पर जशपुर से आके दिलीप सिंह जूदेव भाजपा के उम्मीदवार थे। दिलीप सिंह जूदेव पास के खरसिया से जो उपचुनाव हुआ था, जिसमें अर्जुन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वहाँ से पहले अर्जुन सिंह के सामने बहुत दमखम से दिलीप सिंह जूदेव लड़ चुके हैं चुनाव, बड़ी पुरानी बात है वो। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में रेणु जोगी और दिलीप सिंह जूदेव के बीच में मुकाबला हुआ। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 20,000 से ज़्यादा वोटों से हार गई थी। इसके बाद हम आते हैं 2014 का चुनाव। तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार यहाँ से करुणा शुक्ला थी और भाजपा के उम्मीदवार लखनलाल साहू थे। लखनलाल साहू 2.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, 2.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे लखनलाल साहू। अगला चुनाव 2019 का, जो अभी तक लागू है, अभी जो संसद है वो 2019 के चुनाव की है। अटल श्रीवास्तव को 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पार्टी की टिकट नहीं मिल पाई थी, क्योंकि बिलासपुर शहर से शैलेश पांडे को टिकट मिली थी, जहां से लड़ना चाहते थे अटल श्रीवास्तव। हालांकि भूपेश बघेल के बहुत करीबी थे वो उस वक्त, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई थी। अटल श्रीवास्तव को उन्होंने, भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ महीनों के भीतर हुए लोकसभा चुनाव में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया बिलासपुर से। 2019 की बात है। उनको 4,92,000 वोट मिले थे। लेकिन अरुण साव, जो कि बाद में जाकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने, फिर विधायक बने, अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त नए कैंडिडेट थे। ये 2019 के चुनाव में नए कैंडिडेट थे। हम इस बात की चर्चा कल कर चुके हैं कि 2019 के चुनाव में भाजपा ने पूरे 11 के 11 नए चेहरे उतारे थे।
तो अरुण साव भी नया चेहरा थे उस वक्त। इनको 6,33,000 वोट मिले थे। 1,41,000 की लीड से अरुण साव जीते थे, जबकि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी अटल श्रीवास्तव वहाँ से उम्मीदवार थे कांग्रेस के। अब हम आते हैं जो पिछला विधानसभा चुनाव 2023 का अभी अभी निपटा है, इसको अगर देखें तो इसमें बिलासपुर लोकसभा के तहत आने वाली विधानसभा सीटें जो हैं उसमें आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीटें आती हैं। आमतौर पर 8 सीटें रहती है, 1, 2, 9 सीटें हैं जी। ऐसा ही है जी। तो 8 सीटों में कांग्रेस की लीड जो है ये -99,000 थी, यानी कांग्रेस पार्टी की शिकस्त जो है बिलासपुर लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों में तकरीबन 1,99,363, थोड़ा ही सा कम है। 1 लाख वोटों से कांग्रेस यहाँ से हारी है अभी विधानसभा का। अब लेकिन लोकसभा लड़ना तो है ही, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लड़ेगी लोकसभा। तो अब ये देखना है कि यहाँ से किसके किसके नाम आते हैं। क्या लगता है शशांक, यहाँ से कौन कौन से नाम हैं? जी, उसमें अभी हालात ये है कि सचिन पायलट जी अभी 2 दिन दौरे पे थे यहाँ। हाँ, आज ही निकले हैं अभी बैठक खत्म होने के बाद। हाँ, तो मुख्य रूप से प्रारंभिक पहली बैठक थी और ज़्यादा चुनाव समिति की पहले औपचारिक बैठक थी तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन सुगबुगाहट तो चल ही रही है प्रत्याशियों को नाम को लेके। पहला नाम जो आ रहा है, जो चर्चा में है, वो ये कहा जा रहा है टीएस सिंहदेव का। अच्छा जी, क्योंकि वो हैं सरगुजा के, लेकिन वो आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट है। तो कल जैसा हमने बातचीत करते हुए बताया था, जिन्होंने कल का ना देखा हो वो देख सकते हैं इसको, कि टीएस सिंहदेव को कोरबा की सीट से भी लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, जो उन्होंने मना कर दिया। बिलासपुर से भी उनका नाम चल सकता है। चल रहा है। अच्छा, लेकिन वो चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है लोकसभा चुनाव में, ऐसा पता चला है। तो लेकिन शशांक, विधानसभा वो हार गए हैं जी, लोकसभा लड़ने के इच्छुक नहीं है जी, तो क्या उनका चुनावी जीवन जो है खत्म होने जा रहा है? जी, कि संगठन में उनके पास जिम्मेदारी तो है। हाँ, संगठन का काम करेंगे, क्योंकि हाँ, दिक्कत ये है कि चुनाव अभी स्थिति ये है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, सबसे बड़ी चीज। तो सिंहदेव जो हैं जी, वो तो छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी के जी सबसे संपन्न नेता हैं जी, घोषित रूप से। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उनके पास 2 नंबर का पैसा है जी, उनके पास पुरखों का छोड़ा हुआ ही इतना है जी, शायद 660 करोड़ या ऐसा कुछ उनकी संपत्ति है। मैं ये इसमें ये आ रहा हूँ कि बिलासपुर हो या रायपुर हो, ये इस तरह की सीटें हैं कि राज्य बनने के बाद ये जीती नहीं है कांग्रेस, लगातार भाजपा ही यहाँ पे सज्जा रही है। तो जीत के अभी फिलहाल जैसे राम लल्ला का जो माहौल बन रहा है, हाँ, उसमें और संभावना कमी है, और संभावना कम है। दूसरी चीज़, अभी कांग्रेस के बड़े नेता जो ये मान के चलते थे कि रिपीट होगी किसी भी सरकार, उम्मीद नहीं थी कि सरकार नहीं आएगी। हाँ, सब मानते थे कि रिपीट फिर से सरकार में आएगी। सारे सर्वे एग्जिट पोल उसके फेवर में थे, लेकिन सरकार नहीं आई तो उनको बड़ा झटका लगा है। हाँ, उस हिसाब से जो तैयारी थी, जो मानसिकता थी, वो है नहीं। तो बड़े नेता हैं, बच रहे हैं चुनाव। सत्ता के बिना थोड़ा आदत पड़ जाती है, सत्ता की तो थोड़ा दिक्कत होती है। दूसरी चीज, अभी वो जैसे अपन कल भी चर्चा कर रहे थे कि फाइनेंशियल जो स्ट्रांग हो, ऐसे कैंडिडेट उतारने की पार्टी ढूंढ रही है। लेकिन अभी एक चीज उसमें से और भी ऐसा है कि कोषाध्यक्ष हैं जो बड़े राम गोपाल जी, वो नहीं है, गायब हैं, मतलब ईडी के दर वो नोटिस वगैरह भी है। कुछ जमानती वारंट या गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया है शायद ईडी ने जी, उनके वकील का वीडियो सुन रहा था मैं जी। तो वो करीब करीब साल भर से गायब हैं। हाँ, नहीं है। हाँ, एक अकाउंटेंट है डटसेना, उनके एक बड़े करीबी थे, हाँ, हिसाब किताब देखने वाले, हाँ, वो भी साल भर से नहीं है। ऐसा तो कुल मिला के अभी रोजमर्रा के कुछ लोग बता रहे थे कि खर्चा चलाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ी पार्टी, ये स्थिति। हाँ, अभी लेकिन ईडी जो केस चला रही है कोर्ट में, वो तो 3,000 करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ का कोयला घोटाला,
और कई ठो कोई महादेव ऐप का घोटाला, उसमें भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। जी तो इतने बड़े बड़े घोटाले में नाम आ रहे हैं, इसमें कोई एक आध केस भी अगर सही होगा जी तो भी सैकड़ों करोड़ होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। जी बिल्कुल। अभी तक उनकी स्थिति उस तरह की दिखती नहीं कि वैसा कोई अनजान चेहरा जैसा तो ऐसे में तो टीएस सिंहदेव एक अच्छे कैंडिडेट हैं, जो अपने घर के 1 नंबर के पैसे से भी चुनाव लड़ सकते थे, लड़ते रहे हैं और बहुत सारे मौकों में पिछले पार्टी को भी पैसा उन्होंने दिया था, शायद कई कैंडिडेट को भी दिया था, कई कैंडिडेट दिया था। जब विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी पार्टी का खर्चा बहुत सारे मामलों में वो सीधे वहन कर देते थे, रैली वैली को लेके। मुझको ध्यान है कि जब भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे जी, उस वक्त कई बार वो हेलीकॉप्टर वगैरह अपने पैसों से किराए पे लेके चले जाते थे जी, ऐसा भी उन्होंने किया है। जी, कई बार ऐसा हुआ है। तो एक वो है, इसके अलावा शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहाँ पे विजय पांडे। अच्छा, वो उनका नाम लगभग हर चुनाव के लिए उठते रहे हैं, प्रचलित नाम है। हाँ कि लेकिन टिकट उनको मिलती नहीं है। हाँ, लेकिन इस पांडे हैं इसलिए बारी कम आती है क्या? जी, क्योंकि पांडे भी सामाजिक समीकरण में भी करुणा शुक्ला को मिली थी लीड, मिली थी। तो उसी तरह एक आप यानी मिसाल गिना रहे हो कि पहले मिल चुकी है तो पांडे के खिलाफ कुछ ऐसा तर्क नहीं बनता ये ऐसा। जी हाँ। दूसरा ये है कि जिला पंचायत के अभी अध्यक्ष हैं अरुण सिंह चौहान। अच्छा, वो एक अच्छा नाम हो सकता है। ये लोग चर्चा के बीच में, आपसी चर्चा में चल रहा है। मैंने तो कांग्रेस के जिन लोगों से पूछा कि बिलासपुर से आपके पार्टी के कौन लोग हो सकते हैं, जी, तो उन्होंने उल्टा मुझसे सवाल किया कि आपके पास कोई नाम अच्छा हो तो आप बतलाएं ऐसा। जी, तो मैं उनको बोला मेरा तो बिलासपुर से लेना देना नहीं है, और रायपुर से भी आप टिकट दोगे तो मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ, जी, और मैं राज्यसभा वगैरह में भी नहीं जाऊंगा किसी पार्टी के तरफ से। जी, मैं अखबार नवीसी में खुश हूँ। तो वो लेकिन बिलासपुर के लिए नाम कांग्रेस के पास कोई वजनदार अभी है नहीं ढूंढ रहे हैं। ये है कि आपको याद होगा कि टिकट के लिए चाहे सरकार में नहीं रही 15 साल 2018 के पहले भी, लेकिन टिकट के लिए मारामारी रहती थी। हाँ, कांग्रेस के टिकट के लिए, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो। हाँ, रोक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, मेल मुलाकात। इस बार बिल्कुल चुप्पी साध ली है। ऐसा बिल्कुल वो बहुत निजी स्तर पे चल रहा है बातें कि जो दावेदार भी हैं तो खर्चे की बात उठ रही कि कौन कितना कर पाएगा, कहाँ से व्यवस्था होगी। लेकिन आप जो बतला रहे हो और आपकी जानकारी पुख्ता रहती है, खासकर रामगोपाल अग्रवाल और उनके अकाउंटेंट या कैशियर के स्तर की आपकी जानकारी जो है वो बड़ी पुख्ता रहती है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि पार्टी संगठन को चलाने में भी कांग्रेस को अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है रुपए पैसे की। अभी रुपए पैसे की, अभी तो कुछ लोग निजी रूप से बता रहे थे कि अभी 2 महीने का बिजली बिल नहीं पटा है राजीव भवन का। बिजली बिल नहीं पटा है राजीव भवन का। तो अभी क्या स्थिति है, बहुत ज़्यादा इस मामले में दीपक बैस से बात नहीं हो पाई है कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन ये सही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो है। दूसरा, अभी एक प्रमोद नायक का नाम आया है जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे बिलासपुर के। वो शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा एक संतोष कौशिक है। संतोष कौशिक पहले बसपा में थे। बसपा में 2018 के चुनाव में 2nd पोजीशन में थे। अच्छा, फिर तखतपुर से फिर वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आ गए तो फिर उनको इस बार जो चुनाव हुए उसमें ये कोशिश हो रही थी कि उनको पहले तखतपुर में रश्मि सिंह की टिकट काटे तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगी, तो इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए बिल्हा में। जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन वो बात नहीं बनी, सियाराम कौशिक को ही दी गई। तो लेकिन एक और चीज़ लगती है शशांक मुझको कि कांग्रेस पार्टी हर सीट पे 2, 4, 5 नाम तो सोचेगी जी, फिर इस बात को भी देखेगी कि भाजपा से वहाँ कौन हो सकते हैं, ताकि जाति के समीकरण, दूसरे चीज़ों के समीकरण देखे जा सकें। तो भाजपा के नाम देख के भी कांग्रेस का फैसला बदल सकता है जी, किसका आसार है भाजपा में। बिल्कुल यार, ये तो सीट भाजपा की खाली हो गई है समझो। तो क्योंकि मौजूदा सांसद है वो इस्तीफा बन गए, डिप्टी सीएम बन गए अरुण साव। तो वहाँ से भाजपा का भी नया चेहरा नहीं है। और इसके अलावा
ये है राजेंद्र शुक्ला, हाँ, जो पिछली बार बिल्हा से लड़े थे और चुनाव हार गए थे। वो एक बोर्ड में सरकार ने उनको रखा भी था, तो वो भी इनके नाम चर्चा में है। तो आप पैनल में एक से ज्यादा ब्राह्मण रख रहे हो? जी, बहुत सारे हैं ऐसा? टिकट अच्छा, के लिए। और भी ब्राह्मण नहीं, हैं? ब्राह्मण नहीं है, अच्छा, मतलब टिकट- बाकी जी, नाम है। बाकी नाम है। ठीक, तो ठीक है शशांक, अपन देखते हैं कि ये बिलासपुर में क्या होने जा रहा है। थोड़ा मुश्किल है। जी, मैंने जितनी सीटों की चर्चा की कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से, जी, तो वो हर सीट के लिए उनके पास 2-2, 4-4 नाम ठीक ठाक हैं। जी, बिलासपुर में थोड़ा डिफाल्टर दिख रही है पार्टी, जी, कोई है नहीं यहाँ पर। जी, और अटल श्रीवास्तव पिछला लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, जी, इस बार वो कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने हैं। जी, ठीक है ना ऐसा? जी। तो अब ये देखना है कि किसका नाम आता है जी, वहाँ से। जी, ठीक है, अब अपन चलते हैं एक और सीट पर। जी, ये सीट जो है लिस्ट में अगली सीट है राजनांदगांव की। जी, राजनांदगांव बड़ी दिलचस्प सीट है। जी, मैं भी इसके आंकड़े पुराने निकाल लेता हूँ राजनांदगांव के। जी, राजनांदगांव देखिए 2004 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे देवव्रत सिंह। जी, देवव्रत सिंह को 3 लाख वोट मिले थे। जी, प्रदीप गांधी, उनको 3,14,000 वोट मिल गए थे। तो 14,300 वोट से देवव्रत हार गए थे। इस बात को समझिएगा, जी, 14,000 वोट से देवव्रत हार गए थे, ऐसे ही था। जी, जी, बिल्कुल। प्रदीप गांधी चुनाव तो जीत गए, जी, लेकिन संसद में आगे चल के वो हार गए। जी, संसद में आगे चल के ऐसे हारे कि कल जो शशांक चर्चा छेड़ रहे थे, ऑपरेशन दुर्योधन, जी, जो कि कोबरा पोस्ट वेबसाइट के, में हाँ, जो एक किया था सांसदों को रिश्वत दे के सवाल पूछवाने का, जी, उसमें प्रदीप गांधी भी फंस गए थे। इनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई थी जी, प्रदीप गांधी की, तो वो सांसद बने थे 2004 के चुनाव में। जी, योगी सरकार हारी थी जी, 2003 में। उसके तुरंत बाद के ये चुनाव थे। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे। जी, प्रदेश में एक अलग तरह का भाजपा के लिए उत्साह था। जी, ऐसे माहौल में प्रदीप गांधी बने थे 14,000 वोटों से सांसद राजनांदगांव। 2009 पे आते हैं अब। जी, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट रिपीट कर दिया था देवव्रत सिंह को। जी, 3,18,000 वोट मिले थे देवव्रत को। जी, पिछले चुनाव से ज़्यादा मिले थे उनको। जी। लेकिन भाजपा ने वहाँ इसमें छोटी सी मधुसूदन, एक चीज बता दूं। हाँ, इसके बाद उपचुनाव हुए थे, इसके बाद उपचुनाव हुआ। उस पर देवव्रत चुनाव जीते, हाँ, और सांसद बने। वो मेरे पास आंकड़े में हाँ, असल उसमें में नहीं था। उसमें लीला राम भोजवानी प्रत्याशी थे भाजपा ठीक। के, तो वो चुनाव जीते और सांसद बने। ये फिर उनके बाद 2009 में फिर 2009 चुनाव में जब फिर आम चुनाव हुआ, जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं सोच रहा था कि प्रदीप गांधी के हटने के बाद कितना वक्त था, जी, कोई और चुनाव जीते थे कि नहीं। जी, तो 2009 का आम चुनाव जो था लोकसभा का, उसमें भाजपा के उम्मीदवार राजनांदगांव से थे मधुसूदन यादव। मधुसूदन यादव इसके पहले वहाँ के महापौर रह चुके थे जी, और लोकप्रिय महापौर थे। जी, उनको नांदगांव में मधु भैया इस तरह से कहते हैं बहुत सारे लोग। जी, ये 1,19,000 वोटों से जीते थे, जी, जबकि इसके पहले देवव्रत सांसद उपचुनाव में बन चुके थे। जी, 2009 में देवव्रत 1,19,000 से हारे। जी, अब हम आते हैं 2014 में। तो 2014 में जो सिटिंग एमपी थे, सांसद थे मधुसूदन यादव, उनकी जगह भाजपा ने यहाँ टिकट दी थी अभिषेक सिंह को, जी, और कांग्रेस के उम्मीदवार थे यहाँ कमलेश्वर वर्मा। जी, ऐसा ही था। जी, अभिषेक सिंह मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे थे। जी, नौजवान, अच्छा व्यक्तित्व। जी, 2,35,000 की लीड से जीते थे अभिषेक। जी, ये मेरे ख्याल से राज्य बनने के बाद से नांदगांव की सबसे बड़ी लीड थी। जी, चारों ही चुनाव वहाँ पर राज्य बनने के बाद से चारों चुनाव जी, भाजपा ने जीते। जी, आम चुनाव, जी, एक बाई इलेक्शन देवव्रत सिंह जीते। जी, सबसे बड़ी लीड 2,35,000 की अभिषेक सिंह की रही 2014 में। जी, 2019 के चुनाव में आते हैं।
यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट भोलाराम साहू थे, भाजपा के कैंडिडेट संतोष पांडे थे, जो कि आज सांसद भी हैं। 1,11,000 से जीते थे संतोष पांडे यहाँ से। जी भोलाराम साहू, अगर मुझको ठीक याद पड़ता है, जी जो हमने पिछली चुनाव चर्चा की थी विधानसभा की, जी उसमें ये खुज्जी के विधायक थे। जी इनकी टिकट काटकर छन्नी साहू को दी गई थी। जी छन्नी साहू जीत भी गई थी। जी। 2018 का चुनाव, जी इनकी टिकट कट गई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में विधायक भोलाराम साहू की खुज्जी से। जी तो इनको पार्टी ने लोकसभा की टिकट दे दी थी। लोकसभा में वोट काफ़ी मिले, 5.5 लाख मिले, लेकिन संतोष पांडे को 6,60,000 वोट मिले। जी तो 1,11,000 वोटों से संतोष पांडे यहाँ पर जीत गए चुनाव। सांसद बने थे 2019 में, जो अभी तक हैं। जी अब हम आ जाते हैं 2023 का विधानसभा का चुनाव। भूपेश बघेल की सरकार थी उस वक्त, ये चुनाव हुए थे जी उनकी अगुवाई में। जी आपको ध्यान होगा कि यहाँ से राजनांदगांव लोकसभा से जो शहर की जो सीट है विधानसभा की, जी उससे मुख्यमंत्री ने गिरीश देवांगन, अपने बाल सखा कहते हैं मुख्यमंत्री के, उनको लड़वाया था। जी वो भी चुनाव हार गए। डॉक्टर रमन सिंह जीते वहाँ से। जी लेकिन जो नांदगांव की जितनी सीटें थी, जी नांदगांव संसदीय सीट के तहत आने वाली जितनी सीटें थी विधानसभा की, उनमें करीब 30,000 वोटों से कांग्रेस हारी है कुल मिलाकर। जी 30,000 बहुत बड़ा फिगर नहीं है शशांक, ऐसा ही है। जी यानी कांग्रेस यहाँ बहुत बुरी हालत में नहीं है। नहीं, बुरी हालत पे नहीं है, लेकिन 5 विधानसभा सीटें हाँ कांग्रेस के पास है। हाँ 8 में से हाँ। 3 में ही भाजपा है। हाँ, वही कह रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल। कि कांग्रेस बुरी हालत में नहीं नहीं है। है, बहुत किया। 5 सीटें हैं, जी 3 भाजपा के पास है, जी और यहाँ से कुल 30,000 वोट से पीछे है जी कांग्रेस पार्टी। जी तो 5 सीटें हैं उसके पास, विधायक हैं उसके पास, जी और कुल 30,000 से पीछे है वो। जी तो नांदगांव जो है कांग्रेस के लिए एक बेहतर सीट है। बेहतर सीट है। यहाँ संभावना बन सकती है जी अगर कोई उम्मीदवार अच्छा रहे तो। जी क्या लगता है आपको, यहाँ कोई उम्मीदवार दिख रहे हैं क्या? जी बहुत सारे नामों पे चर्चा चल रही है। हाँ यहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी एक तरह चुनाव समिति के सदस्य हैं मोहम्मद अकबर, हाँ, उनसे भी लोग मिल रहे हैं। उनसे भी लोग मिल रहे हैं। अब अकबर अभी- उस पैमाने पे भी खरे उतरते हैं जी कि ऐसे कैंडिडेट को लड़ाया जाए जी जिसकी अपनी निजी संपन्नता जो है जी या चुनाव में खर्च जुटाने की क्षमता जो है जी वो अच्छी खासी रहे। अच्छी खासी रहे। क्योंकि यहाँ से डॉक्टर रमन सिंह विधायक बन के अभी स्पीकर बन गए बन हैं। चुके हैं। जी इसी सीट के तहत आने वाले कवर्धा से जी विजय शर्मा डिप्टी सीएम बन गए हैं। जी अकबर को जिन्होंने ऐतिहासिक वोटों से हराया, जी वो डिप्टी सीएम हैं। जी डॉक्टर साहब स्पीकर हैं। जी तो वजनदार लोग तो हैं वजनदार यहाँ पर, बिल्कुल। कम वजनदार नहीं हैं लोग यहाँ। और यहाँ से अकबर का नाम, जी ये मुझको भी, आप तो खुद अपने मन से बतला रहे हैं, मुझको भी किसी ने कहा जी कि पार्टी के भीतर विचार चल रहा है कि एक अल्पसंख्यक, एक मुस्लिम अगर टिकट देना है जी तो अकबर को क्यों न लड़वा दिया जाए यहाँ से। जी तो नांदगांव संसदीय सीट में अकबर कवर्धा के पहले भी किसी सीट से लड़ चुके हैं। जी अलग अलग सीटों से लड़े। अलग-अलग सीटों से लड़ पंडरिया चुके। से विधायक रहे हैं, पंडरिया से रहे, कवर्धा से रहे, और वीरेंद्र नगर विलोपित हुआ तो वीरेंद्र नगर से रहे विलोपित थे। हुआ तो वहाँ से भी वहाँ रहे से वो। थे। तो ये पूरा हिंदू प्रभाव वाला इलाका था। ये जी राम राज्य परिषद का इलाका कहलाता था। जी वहाँ से रायपुर से गए हुए बाहरी व्यक्ति अकबर वहाँ से विधायक बनते रहे। जी जी तो उनकी कुछ पकड़ तो कई जगहों पे है। जी दूसरा यह है कि अकबर के लिए भी भूतपूर्व विधायक बन के बैठे रहना, जी इसके बजाय जी एक बार संसद के चुनाव में हाथ आजमा लेना, जी हो सकता है उनको भी ठीक लगे। जी अभी तो चर्चा में कुछ लोग उनसे भी मिल रहे हैं कि टिकट के लिए हाँ, अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब उनके मन में क्या है वो नहीं, लड़ेंगे कुछ कि नहीं? लोगों ने मुझको अकबर का नाम बतलाया जी कि अकबर अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं वहाँ से। जी हारना तो कांग्रेस को बहुत सारी सीटें हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। जी यानी मैं कोई चुनावी घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज देश का जैसा माहौल है जी
मोदी के पक्ष में माहौल है, रामलला का आशीर्वाद है, कांग्रेस के लिए पहाड़ की चढ़ाई जैसा है आम चुनाव, आसान नहीं है। नहीं, अभी इस पे थोड़ा सा कांग्रेस पे और भी थोड़ी सी स्थिति वो है सचिन पायलट के आने के बाद से। हाँ सचिन पायलट राजस्थान के बड़े नेता हैं हाँ और वहाँ अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया, तो ऐसा चर्चा है कि वो खुद हो सकते हैं। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम चल रहा है, तो कांग्रेस के भीतर ये चर्चा है, पता नहीं कितने समय तक रहेंगे कि लोकसभा तक ये बातें होंगी। खुद सचिन पायलट ने लोगों को कहा है कि वो आना नहीं चाहते थे यहाँ पे, बिल्कुल। और वो लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ किसी हालत में नहीं रहेंगे। वो जहाँ से विधायक हैं वहाँ जाके अपने विधानसभा सीट पे काम करेंगे। जी। वो राजस्थान में काम करेंगे। जी। राजस्थान में गहलोत युग जा चुका है। जी। एक नया युग आ गया है, जिस युग में कांग्रेस के नौजवान नेता सचिन पायलट के लिए अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल। तो वो छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में यहाँ पे आके धक्के खाने के बजाय वहाँ कोशिश करेंगे राजस्थान में। बिल्कुल। राजस्थान में उनके सामने अभी ये भी चुनौती हो सकती है कि लोकसभा सीट जो उनके विधानसभा सीट वाली लोकसभा सीट होगी, उसमें वो कैसे जिताएं कांग्रेस पार्टी को, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में 5 साल बाद वहाँ उनकी संभावना बनी रहे। तो वो एक अनिच्छुक प्रभारी हैं, वो आना नहीं चाहते थे यहाँ पे, वो राजस्थान की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझको एक बड़ी रहस्यमय बात कही है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। कुछ लोगों ने मुझको कहा है कि हसदेव में अडानी की खदान के लिए जो जंगल कटना है, वो खदान हम लोग तो बोलचाल में अडानी की खदान बोलते हैं, वो खदान है राजस्थान गवर्नमेंट की, जहाँ की आज बीजेपी है। यहाँ पे आज बीजेपी है, दिल्ली में आज बीजेपी है। लोगों का कहना है कि उस खदान को लेकर दोनों जगह सरकार, तीनों जगह बीजेपी की है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के कुछ विधायक विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता आज थोड़ी बयानबाजी कर रहे हैं हसदेव के जंगल कटने को लेकर। सत्ता से हटे हैं कांग्रेसी तो एकदम से प्रकृति प्रेमी हो गए हैं, पेड़ों से लिपट गए हैं ये जाकर। पेड़ कटेगा उसके पहले हमको काटना पड़ेगा, ऐसा कुछ इनका माहौल दिख रहा है कांग्रेसियों का। जब तक भूपेश बघेल की सरकार थी तब तक भूपेश बघेल ने इजाज़त दी थी इन पेड़ों को काटने की, उस इजाज़त को रद्द नहीं किया था। नए भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये साफ साफ कहा है कि हम तो कांग्रेस सरकार का लिया हुआ फैसला है उस पर अमल कर रहे हैं, ऐसा ही कहा है उन्होंने हसदेव के जंगल को काटने को लेकर। तो भूपेश सरकार दिल्ली तो चिट्ठी लिखते रही मोदी सरकार को कि हसदेव के जंगल को काटने के लिए जो इजाज़त दी गई है उसको रद्द किया जाए, लेकिन खुद की दी हुई इजाज़त उसने रद्द नहीं की। और ऐसा नहीं कि ये नया मामला है, कोई छूट गया हो सरकार से। बरसों से यहाँ पर हसदेव के आंदोलनकारी आलोक शुक्ला, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था, और स्वतंत्र पत्रकार आलोक पुतुल, जिन्होंने हसदेव के मामले में सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, बीबीसी में की है, शायद अल जजीरा में की हो और कई जगहों पर की हो, उन्होंने भी बार बार इस बात को लिखा कि भूपेश सरकार ने अपनी खुद की दी हुई इजाज़त को रद्द नहीं किया और मोदी गवर्नमेंट को लिख रही है कि इसको रद्द करो। हमने आलोक शुक्ला को 3-4 बार इंटरव्यू किया था तो इस बात को उठाया था, हर बार आलोक ने भी उठाया था, हमने भी उठाया था। मुझको ये पता लगा है कि सचिन पायलट को यहाँ इसलिए भेजा गया है कि सचिन पायलट की राजनीति जहाँ चलती है राजस्थान में, ये कोयला वहाँ के लिए जा रहा है, वहाँ की बिजली के लिए। तो सचिन पायलट यहाँ कांग्रेस के विरोध को भी शांत कर सकें, ऐसा मुझको कुछ रहस्यमय गोपनीय सूत्रों से पता लगा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट यहाँ प्रभारी हैं, यहाँ कांग्रेस ज़्यादा नेतागिरी करेगी हसदेव जंगल कटने के खिलाफ, तो राजस्थान में सचिन पायलट को दिक्कत होगी। इसलिए सचिन पायलट को भेजा गया है कि यहाँ पर वो अडानी या राजस्थान गवर्नमेंट जिसकी भी कहें, उस खदान का जो विरोध हो रहा है उसमें कांग्रेसियों के विरोध को थोड़ा शांत कर सकें। ऐसा एक रहस्यमय
जानकारी मुझको मिली है। ये सच है या नहीं है मुझको नहीं मालूम, आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी तो खैर हम बात कर रहे थे राजनांदगांव की। जी। तो राजनांदगांव में कांग्रेस के और कौन कैंडिडेट हो देखिए, सकते एक हैं? जो नाम आया है मेयर है हेमा हाँ। देशमुख, हाँ। महिला कैंडिडेट है, हाँ, उनका नाम चर्चा में है विधानसभा ये टिकट। बतलाओ आप मुझको, आप कह रहे थे नांदगांव से 5 विधायक हैं जी कांग्रेस के, 5। जी अब तो कांग्रेस अपने विधायक को रख के यहाँ कुछ नहीं पा सकती, जी वो तो प्रतिपक्ष ही रहेगी 5 साल। जी क्या इन 5 विधायकों में से कोई ऐसे नहीं है जी जिनको कि लोकसभा लड़ाया जा सके? जी। इसमें से एक ये मैं बता रहा हूँ, एक नाम है छन्नी साहू का। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो टिकट नहीं मिली थी और स्वाभाविक दावेदार है। दूसरी चीज, पंडरिया से टिकट कटी थी ममता चंद्राकर, उन्होंने भी कई जगह कुछ नेताओं से मिलकर चुनाव लड़ने, लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है खुल के। अभी तक जो बड़ा नाम आया है वो ममता चंद्राकर का है। तीसरा नाम है दलेश्वर साहू, हाँ। जो विधायक है डोंगरगांव से। हाँ। ये भी मजबूत है, 3 बार के विधायक है। तो लेकिन एक नाम और है शशांक जी खुज्जी से विधायक बने हैं भोलाराम साहू, जी एक बार लोकसभा लड़ भी चुके हैं। अभी 25,000 से ज्यादा वोटों से, करीब 26,000 वोटों से जीते हैं ये। जी। एक नाम ये भी हो जी सकता है। जी। साहू समाज के हैं, साहू समाज। एक बार लोकसभा लड़ चुके हैं, जी एक बार विधानसभा पहले लड़ चुके हैं, जी अभी विधायक रहे हैं, जी अभी दोबारा विधायक बने हैं, बने 2 बार के विधायक, 1 बार के लोकसभा सदस्य। लेकिन जी चूंकि छन्नी साहू का विधानसभा का टिकट कटा था, जी और मेरी जानकारी यह है कि खुज्जी में उन्होंने बहुत ईमानदारी से कांग्रेस का काम किया। टिकट कटने के बावजूद छन्नी साहू ने खुज्जी से कांग्रेस के टिकट कैंडिडेट के लिए खूब मेहनत की। तो वहाँ पर 26,000 वोट से करीब भोलाराम साहू जीते हैं। जी ये नांदगांव संसदीय सीट में जितने कांग्रेस के लोग जीते हैं उनमें सबसे बड़ी जीत जो है खुज्जी से हुई है। जी। तो छन्नी साहू जो है वो एक स्वाभाविक दावेदार हो सकती हैं, जुझारू महिला हैं। जी बिल्कुल। हमने यहाँ जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया मैं छत्तीसगढ़ी में जवाब दे सकता हूँ का? तो मेरी छत्तीसगढ़ी बहुत टूटी फूटी है, लेकिन मैं समझ भी लेता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, और मेरी छत्तीसगढ़ी को भी छत्तीसगढ़ी लोग समझ लेते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि तें छत्तीसगढ़ी बोल सकतास अगर मैं छत्तीसगढ़ी में सवाल करूँ तो मैंने भी वो पहला इंटरव्यू शायद वही था जो मैंने छत्तीसगढ़ी में उनके कहे हुए उसी समय तय किया था। तो छन्नी साहू का नाम हो सकता है। आपको मालूम है कल छन्नी साहू कहाँ थी? जी नहीं मालूम है। जी नहीं। कल छन्नी साहू दिल्ली में भी थी और रायपुर में भी थी। अच्छा। वो कल ही की फ्लाइट से दिल्ली से यहाँ आई हैं। जी। मुझको भी ठीक से नहीं मालूम है कि सचिन पायलट जिस फ्लाइट से आए हैं जी क्या उसी फ्लाइट से छन्नी साहू भी आई हैं या अलग फ्लाइट से आई हैं, मुझको नहीं मालूम है, लेकिन आई हैं वो। कल दोपहर ही यहाँ पहुँची हैं वो। तो वो एक अच्छा नाम हो सकता है यहाँ से। बिल्कुल, इसलिए अच्छा नाम हो सकता है क्योंकि वो मनरेगा मजदूर से विधायक, बिल्कुल जिला पंचायत सदस्य और फिर विधायक बनी है। बिल्कुल, यानी जब खुज्जी से छन्नी साहू को टिकट मिली थी कांग्रेस की 2018 में जी, उसके पहले उन्होंने मनरेगा में मजदूरी की थी, डेली वेजेस पर मजदूर थी वो। उसके बाद में अपने ससुर के साथ मिलके वो खुज्जी के इलाके में मिट्टी का मकान थोप के बनाने का काम करती थी ससुर के साथ मिलकर। ऐसा बहुत जुझारू महिला है, तेवर भी उनके अच्छे हैं, तेज तेवर हैं। भूपेश बघेल की सरकार से जहां उनकी नहीं पटी वहां नहीं पटी, उन्होंने टक्कर लेने में कोई कोताही नहीं की, लड़ी वो सरकार के भीतर भी, अफसरों से भी। तो छन्नी साहू का नाम एक अच्छा हो सकता है। यानी नांदगांव में आपके हिसाब से चूंकि 5 तो विधायक हैं 8 में से, तो यहाँ नाम की उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके नांदगांव में नहीं है। शहर में जो गिरीश देवांगन के आने के बाद से जो टिकट नहीं मिल पाई थी, शहर के जो दावेदार लोकसभा की उम्मीद पाले हैं, जैसे लोग कुलवीर छाबड़ा, महेश चंद्रवंशी तो खैर कवर्धा के हैं, और जितेंद्र मुदलियार। आपको ध्यान है कुलवीर बोले ना जी, कुलवीर छाबड़ा जो हैं, मेरा ऐसा ख्याल है ये गुरमुख सिंह होरा के भांजे भी लगते हैं। हाँ, शायद रिलेशन में है ना जी।
तो हम गुरमुख सिंह होरा के नाम पे भी चर्चा करेंगे जी। आगे जाके। जी तो अगर कुलबीर छाबड़ा को वहाँ से नांदगांव से कांग्रेस कैंडिडेट बनाएगी जी तो आगे जाके गुरमुख के एक जगह से कैंडिडेट बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। जी मामा भांजे दोनों को, शायद मामा भांजे ही हैं, जी दोनों को टिकट नहीं मिलेगी। तो लेकिन आपने जो नाम कहा वो नाम है सही जी वहाँ का। चलिए हम अगली सीट पर चलते हैं। जी अगली सीट है दुर्ग की। दुर्ग बड़ी ऐतिहासिक सीट है। पहले राजनांदगांव जो है अविभाजित दुर्ग जिले का ही हिस्सा रहता था, जी ऐसा ही था। बिल्कुल लेकिन लोकसभा बहुत बड़ी है दुर्ग की, पहले से रहते आई है। जी जब नांदगांव इसी जिले में था दुर्ग में, तब भी नांदगांव की सीट शायद अलग थी। तो दुर्ग जिला जो है, इसका मैं थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड आपको बतला देता हूं। 2004 का चुनाव, यहां से ताराचंद साहू भाजपा के कैंडिडेट थे 2004 में, और भूपेश बघेल यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 61,000 से हारे थे भूपेश बघेल, जी 61,500 से। यहाँ पर एक श्री माता जी भी कैंडिडेट थी, याद है? जी पुरुष हैं ये, जी श्री माता जी, ये भी कैंडिडेट थे। उस समय 17,000 वोट बसपा से पाए थे। पुरुष ही है ना ये माता जी? माता जी। तो भूपेश बघेल यहाँ से 61,500 वोट से 2004 में हारे थे और ताराचंद साहू सांसद बने थे। इसके बाद 2009 में प्रदीप चौबे यहाँ से कैंडिडेट थे कांग्रेस के, और सरोज पांडे, भाजपा की बड़ी नेता सरोज पांडे, ये यहाँ से पहले दुर्ग संसदीय सीट के तहत वो दुर्ग की मेयर रह चुकी थी। इसके पहले ताकतवर मेयर जी, और वैशाली नगर से विधायक रह चुकी हैं। ताकतवर मेयर थी बहुत वो जी, और मंत्रालय से अपने म्यूनिसिपल के सारे काम मंजूर करवा के ले जाती थी। तो सरोज पांडे थी 2009 में भाजपा कैंडिडेट। प्रदीप चौबे जो कि अभी मंत्री थे, जो रविंद्र चौबे जो साजा से चुनाव हारे हैं, उनके बड़े भाई हैं प्रदीप चौबे। ये समाजवादी विचारधारा के रहे, बाद में ये कांग्रेस से आए, कांग्रेस में आए ये मेरे निजी मित्र भी हैं प्रदीप चौबे। ये 2,73,000 वोट इन्होंने पाए थे और 2,83,000 वोट सरोज पांडे ने पाए थे। 9,900 वोटों से प्रदीप चौबे हार गए थे। नहीं तो इतिहास कुछ और रहता राजनीति का। 9,900 वोट से प्रदीप चौबे हारे थे। अभी तक हम जितने सीटों की बात कर रहे हैं उसमें शायद ये कम हार वाली सीट है, छोटी हार वाली सीट है ये। इसका अगला चुनाव हुआ 2014 का, बड़ा दिलचस्प चुनाव था। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है जी। उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू थे जी। उनके मुकाबले फिर सरोज पांडे जो सिटिंग एमपी थी, मौजूदा सांसद थी, वो थी 2014 में। यहाँ पर ताम्रध्वज साहू 16,000 वोट से जीत गए थे। 16,000 वोट से जीत गए थे ताम्रध्वज साहू। मेरा ऐसा ख्याल है कि 2014 के चुनाव में 11 सीटों में से अकेले ताम्रध्वज जीते थे कांग्रेस के। बाकी 10 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास थी। अकेले ताम्रध्वज साहू जीते थे। इसके इनाम में उनको, इसके तोहफे में उनको शायद 2 चीज़ें मिली थी। एक कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर थे, वो बनाए गए थे। और दूसरा कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। ऐसा ही था बिल्कुल। ये दोनों महत्वपूर्ण पद थे जो ताम्रध्वज साहू को 11 में से अकेला कांग्रेस सांसद, यानी जो कांग्रेस संसदीय दल जो था उसमें छत्तीसगढ़ से अकेले थे ये लोकसभा में। तो ये 16,800 वोट से जीते थे ताम्रध्वज। अब आ जाते हैं हम 2019 में। 2019 में कांग्रेस कैंडिडेट थी प्रतिमा चंद्राकर। उनको 4,56,000 वोट मिले थे और भाजपा के कैंडिडेट थे विजय बघेल। 3,90,000 से अधिक की लीड थी विजय बघेल की।
ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी लीड सबसे में बड़ी से एक लीड है। जी, सबसे बड़ी सबसे लीड। बड़ी थी। जी। सुनील सोनी की रायपुर में जो लीड थी वो उससे 3 भी लाख बड़ी 48 थी। हजार की थी, ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। यानी छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी लीड है ये। जी, ये कह सकते 3,90,000 विजय बघेल। हम एक बार और चेक कर लेंगे, हो सकता है पुराने किसी चुनाव में हैं। जी कोई बड़ी लीड रही हो, लेकिन जो याद पड़ता है जी ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लीड के साथ विजय बघेल जीत कर आए थे 2019 का चुनाव। जी 3,90,652 वोट की लीड थी। जी और दिलचस्प बात बतलाऊं मैं आपको, प्रतिमा चंद्राकर को 32% वोट मिले थे पोल्ड वोट्स में से। जी विजय बघेल को 61% मिले थे, तकरीबन 2 गुना वोट करीब करीब मिले थे विजय बघेल को। जी विजय बघेल को अभी पार्टी ने विधानसभा का उम्मीदवार बनाया भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा से। भाजपा ने यहाँ जितने सांसदों को उतारा था, जी 4 को उतारा था, 4 को उतारा था। उस 4 में से हारे अकेले विजय बघेल हैं, जी लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारा था। जीत बहुत आसान भी नहीं थी। जी तो विजय बघेल दोबारा भी कैंडिडेट हो सकते हैं वहाँ से, जी क्योंकि पिछला रिकॉर्ड उनका 3,90,000 का है। इतने लीड से जीतने वाले भाजपा के कोई नहीं थे। लेकिन जो पाटन विधानसभा वाला दुर्ग संसदीय क्षेत्र है भूपेश बघेल की विधानसभा सीट के बावजूद, अब हम देखें कि इस संसदीय सीट की कितनी 8 विधानसभा थी, 9 विधानसभा में से लीड का फिगर क्या था विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस 1,28,000 से पीछे थी। यहाँ से मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, ताम्रध्वज साहू लड़ रहे थे, रविंद्र चौबे लड़ रहे थे, सारे दिग्गज लोग यहाँ से लड़ रहे थे। रुद्र गुरु लड़ रहे थे। जी 4 तो यही हो गए जी मंत्री। जी इसके बावजूद यहाँ 1,28,000 से गड्ढा है कांग्रेस के लिए जी विधानसभा चुनाव में इस संसदीय सीट की 9 सीटों पे। जी शशांक, ये तो मैंने सारे आंकड़े और रिकॉर्ड गिना दिया। जी क्या लगता है आपको यहाँ कैंडिडेट कौन हो सकते हैं कांग्रेस के? जी मोटे मोटे तौर पे देखिए क्या है कि 2014 में हाँ, ताम्रध्वज साहू सांसद बने थे। उससे पहले वो विधानसभा चुनाव हारे थे कुछ महीने पहले, बिल्कुल बेमेतरा से। हाँ इस बार भी हारे हैं। हाँ करीब 17-18 हज़ार और 17,000 के वोट से हारे हैं। हाँ अब उनके लिए वैसे ही परिस्थितियां 2014 वाली बनी एक संभावना बनी। हाँ, अब वो यानी लड़ो या राजनीतिक रूप से चुनावी रूप से मरो, इस टाइप की नौबत है। थोड़ा कड़ी भाषा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा ही है जी। और वो मजबूत उम्मीदवार माने भी जा रहे हैं कांग्रेस के भीतर। और थोड़ा लोगों को मलाल भी होगा, अरे ताम्रध्वज जैसे भी थे कम से कम मीठा बोलते थे, काम बहुत करवाया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको हरा दिए थे। अब एक बार तो हरा दे हो ओला, और कतका बार हराबो ओला, सयान है ओकर आखिरी चुनाव हो ही ले ओला जिता दे, ऐसा थोड़ा सिंपैथी भी मिल सकती है। इसके अलावा जो वहाँ एक नाम चर्चा में है, नहीं मैं थोड़ा सा ताम्रध्वज के बारे में और बताऊं क्या? जी ताम्रध्वज साहू से दिल्ली में अभी पूछा गया, आपको लड़ना है चुनाव दुर्ग से लोकसभा का? ताम्रध्वज साहू का क्या कहना था, अंदाज लगाइए थोड़ा। उनका कहना था, जिन लोगों ने मुझको अभी हराया है वो लोकसभा भी हराएंगे। जी मैं नहीं जानता उन्होंने भाजपा के बारे में कहा या किसके बारे में कहा। जी उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, जी इसलिए ये रहस्यमय है। जी लेकिन मुझको पता लगा है कि ताम्रध्वज साहू ने दिल्ली में ये कहा है कि लोकसभा चुनाव आप लड़वाओगे तो लड़ तो लूँगा मैं, लेकिन जिन्होंने मुझको विधानसभा हराया है वो लोग लोकसभा भी हरवा देंगे मुझको। आपको पता है क्या ऐसा कुछ ऐसा? हाँ, तो ताम्रध्वज एक नाम हुआ यहाँ से संभावित। और इसके अलावा जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, हाँ, इसके अलावा उनके बेटे का भी नाम चल रहा है, ताम्रध्वज के बेटे का। वो बड़े राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं। हाँ, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी जितेंद्र साहू। हाँ, थोड़ा अपनी चर्चा भी कुछ थी क्या बेटों को लेकर? बेटों के लेकर चर्चा थी, थोड़ा अपनी चर्चा थी जी। हाँ जी, यानी पिता मंत्री थे तो उनकी ताकत को लेकर बेटों के बारे में कुछ अप्रिय चर्चा थी जी। तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी। लेकिन ताम्रध्वज को अभी 3 दिन पहले ही मुझको दिखे थे जी। अंतिम संस्कार में, जी।
तो काफ़ी वो चलते फिरते और स्वस्थ है। फिजिकली फिट स्वस्थ व्यक्ति हैं। बिल्कुल ये चुनाव तो आसानी से लड़ सकते हैं, वो जी, प्रचार कर सकते हैं। जी। और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के बड़े करीबी रहे पुराने, जी राजेंद्र साहू। ये एक अच्छा नाम किस है। मुख्यमंत्री के? भूपेश बघेल जी के। अच्छा, मैं समझा कि विष्णुदेव साय के करीबी बोल रहे हैं आप। मुख्यमंत्री बदल गए हैं ना जी यहाँ जी पे। बिल्कुल। भूपेश बघेल जी के नाम के साथ भूतपूर्व लिखना भूतपूर्व, बोलना जी। जरूरी है। जी। हाँ। तो वो राजेंद्र साहू उनके चुनाव संचालक भी थे। तो वो एक बार मेयर का चुनाव दुर्ग शहर से लड़े थे, आपको याद होगा। अब बहुत 500 वोट से ही हारे थे। अच्छा। हाँ, उस समय डायरेक्ट मेयर इलेक्शन होता था। तो खैर आप साहू समाज पे ही केंद्रित कर रहे हो ज़्यादातर ध्यान? अभी, क्योंकि जैसे ताराचंद साहू ज़्यादातर जीते, विजय बघेल के पहले ज़्यादातर साहू कैंडिडेट ही रहे, जीते सांसद ही रहे। और इसके अलावा भूपेश बघेल खुद भी एक नाम है। हाँ। कि उसको राष्ट्रीय राजनीति में लाने की सोच भी है पार्टी के बिल्कुल भीतर। बिल्कुल। तो वो एक, क्योंकि जीते हुए अकेले वही हैं, और एक देवेंद्र यादव हैं, दो लोग हैं। देवेंद्र यादव तो अभी ईडी कोर्ट वगैरह में फंसे बस, हुए हैं। हाँ, तो उनकी दिक्कत कम नहीं है जी देवेंद्र यादव की। जी। तो लेकिन भूपेश बघेल उसी पार्लियामेंट्री सीट से जी विधायक हैं, जी जीते हुए हैं। जी पार्टी भले हार गई, जी भूपेश बघेल खुद जीत गए। ताम्रध्वज भले हार गए, जी लेकिन भूपेश जीते हुए हैं। जी रविंद्र चौबे भले हार गए, लेकिन भूपेश जीते हुए हैं वहाँ से। जी रुद्र गुरु भले हार गए, लेकिन भूपेश जीते हुए हैं उस पार्लियामेंट्री सीट से। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। और लोगों का ऐसा मानना है, मेरा नहीं मानना है। दिल्ली में जो लोग बात करते हैं कि इस बार पार्टी के पास रुपया पैसा तो रहे, हालांकि मुझको समझ नहीं आता, कर्नाटक जैसा राज्य जिसके पास है, उनके पास पैसों की क्या कमी होना चाहिए। जी पार्टी के पास पैसा तो होना, लेकिन फिर भी पूरे देश में आम सभा, आम चुनाव लड़ना है पूरे देश में, तो हो सकता है पैसा कुछ कम पड़े। तो लोगों का कहना है भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, ऐसा लोगों का कहना है। जी मैं नहीं जानता उनके पास पैसा है कि नहीं, जी क्योंकि अभी तक ईडी ने उनका नाम किसी चार्जशीट में उनको खड़ा नहीं किया है कटघरे में। जी केवल लोगों के बयान हैं। जी हो सकता है भूपेश बघेल वहाँ से चुनाव लड़े लोकसभा का, जी तो उनको बहुत सारे लोग पैसा दे भी दें या उनका इंतजाम हो जाए। जी तो दुर्ग संसदीय सीट जो है, यहाँ से एक नाम जी भूपेश बघेल का भी हो सकता है, लेकिन और कोई नाम आपको याद जी। पड़ता है? एक रविंद्र चौबे का खुद हो सकता है, हाँ। चर्चा में है। हाँ। और मेरी वो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी उस स्थिति में हैं कि वो, क्योंकि अभी हारे हैं। उसका मतलब आप उसका आर्थिक मतलब, स्थिति हमें- बोल रहे हो हाँ, क्या? आर्थिक स्थिति मतलब पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा। लेकिन लोगों का कहना है कि 5 साल जो मंत्री रह जाते हैं, जी, वो 5 चुनाव जितनी आर्थिक स्थिति हो जाती है उनकी, ऐसा सभी नहीं होता? मंत्रियों के साथ वो स्थिति नहीं है रहती। अच्छा। कि कुछ लोग को चंदा इकट्ठा करना ही पड़ता है। अच्छा। कि बाकी तो ऐसा है कि 2-3 खर्चे भी उठाते हैं। हाँ। कि आप इसका भी खर्च उठाओ, उसका भी खर्च नहीं तो उठाओ। आप रविंद्र के बारे में ये बात बोलते हुए कुछ रियायत बरत रहे हो क्या? रविंद्र नहीं, चौबे जी के बारे में कुछ बोलते लोगों से चर्चा हुई तो उनका निष्कर्ष यही था कि अभी वो उस स्थिति में नहीं है। ये हालांकि अब इतने तो जो पुराने नेता हैं कि मुझको तो कई नेताओं के बारे में ये पता लगता है अपनी जमीन वमीन बेच के भी वो चुनाव लड़ते हैं। जी बिल्कुल। मुझको कम से कम एक नेता के बारे में तो रूबरू उन्होंने मुझको बतलाया कि पार्टी की टिकट पाने के लिए भी उन्होंने ज़मीन बेची थी। आपको बता दूं, इसी से दुर्ग से जुड़ा हुआ किस्सा, ताराचंद साहू जब पहली चुनाव लड़े विधानसभा का, तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी थी। किनको बेची थी? वीरेन पांडे जी को। हाँ। राज्य वित्त आयोग के, जो उनके अच्छे मित्र भी थे, उनके जूनियर थे, काफ़ी सम्मान भी करते थे। तो उन्होंने बेच भी दी। चुनाव जीते तो फिर बाद में उसी ज़मीन को वापस भी लिए पैसे देके। तो चुनाव जीतने के बाद में ये स्थिति आ जाती है कि आप अपना बेचा हुआ ज़मीन वगैरह खरीद लो, वापस आ जाती है ये स्थिति। उतनी संपन्नता आ जाती है, उतने लोग जुड़ जाते हैं, कारोबारी हो या लोग और जुड़ने से, मेरे साथ लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं शशांक, लेकिन ज़मीन खरीद पाना अलग बात है। जी रजिस्ट्रार ऑफिस आपके साथ भीड़ देख के थोड़ी रजिस्ट्री करता है, आप पैसा देते हो तब रजिस्ट्री करता है। जी। तो चुनाव जीत जाने से लोग ज़मीन खरीदने के हालत में आ जाते हैं, ऐसा शशांक का कहना है।
हम देखते हैं, इस बात को हम जारी रखेंगे। आज गला भी बहुत साथ नहीं दे रहा है, दूसरा अखबार का भी कुछ काम बचा हुआ है। तो मैं आज शशांक हम यहाँ पे जी दुर्ग में रुक रहे हैं। जी ठीक है जी 3 महत्वपूर्ण सीटों पे चर्चा हो गई, जी एक बिलासपुर, एक राजनांदगांव और एक दुर्ग। जी बिलासपुर से कांग्रेस पार्टी मोबाइल फ़ोन की टार्च जला के कैंडिडेट ढूंढ रही है। अगर आपके भी ध्यान में कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो आप दीपक बैज को, सचिन पायलट को, चरणदास महंत को, किसी को भी बता सकते हैं। पोस्ट कार्ड लिख के भेज सकते हैं राहुल गांधी के नाम पे। वो लोग आपके घर पे धन्यवाद देने आएंगे अगर कैंडिडेट उनको जम जाएगा तो। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी मोबाइल फ़ोन का टार्च जलाकर अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रही है। बाकी दोनों सीटों में कोई कमी नहीं है ना। लेकिन दुर्ग में ताम्रध्वज साहू को ये आशंका है जी कि जिन लोगों ने विधानसभा हराया जी वो लोग लोकसभा भी हरा सकते हैं। जी आपका भी मानना है क्या जी। ऐसा? ऐसी चर्चा अब उन्होंने कही है, वो आप तो बड़े नेता हैं, हाँ, तो अब उसको गृह मंत्री भी रहे हैं तो हो गृहमंत्री। सकता है उनको कुछ जानकारी भी हो बिल्कुल ऐसी। तो चलिए आज की बात हम यहाँ रोकते हैं। कल मैं और शशांक आपके सामने फिर मौजूद रहेंगे। कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा, उसमें 2 ऐतिहासिक सीटें शुरू करेंगे हम, रायपुर, महासमुंद, और 2 और सीटें रहेगी बस्तर और कांकेर। 4 सीटों पर कल बात करेंगे। आज हमको थोड़ा यहाँ जल्दी निकलना है, इसलिए कैमरामैन के उंगली दिखाए बिना भी मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ रोक रहा हूँ आज की बात को। कल हम आपके सामने फिर तीसरे और आखिरी एपिसोड में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इसको लेकर भाजपा के उम्मीदवारों की भी बात करेंगे थोड़ा सा रुक कर, क्योंकि भाजपा की यहाँ पर चर्चा ज़्यादा काम की नहीं रहती, दिल्ली से होती है चर्चा। तो कांग्रेस की हम करेंगे। कल आपके सामने फिर मौजूद रहेंगे बची हुई आखिरी की 4 सीटों को लेकर। देखना मत भूलिएगा। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको खबर मिलती रहे, और इसको लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो ना पसंद रहे तो टिप्पणी भी लिख सकते हैं, पसंद की भी लिख सकते हैं टिप्पणी, अपने दोस्तों को भी आप भेज सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी अपील आपसे ये है कि अगर आप तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तंबाकू को सूंघते हुए आधा 1 किलोमीटर पीछे ही कैंसर चलता है, जो आता है और दबोच लेता है तंबाकू खाने और पीने वालों को। इसलिए केवल पैकेट में बंद तंबाकू भर बचे रहता है। इंसान के बदन में तंबाकू गया और कैंसर ने दबोचा। तो इससे बच के रहिए, अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए। फिर मिलेंगे।